प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरे ख्याल से हर ब्लॉक से एक एक आदमी हम लोग अपनी बात रखें, किसको क्या, हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोगों का क्या किस तरह से और किया जाना चाहिए, कैसे संगठन मजबूत होगा, एक दूसरे से कैसे जुड़ेंगे। इत्तिहाद करने के लिए बैठे हैं। माशाल्लाह 2 इत्तिहाद है, और जब 2 इत्तिहाद एकजा हो जाता है तो और भी ताकत और एनर्जी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम में जितने भी लोग हैं कमोबेश अक्सरियत तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ अक्सरियत। और तालीम की वो ताकत है। आज हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नेशनल हीरो ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हीरो कहा जाए तो कम है। हाँ, पूरी दुनिया में असदुद्दीन अवैसी साहब को जानते हैं। वजह सिर्फ ये है तालीम के बुनियाद पर। और आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं तालीम याफ्ता की महफिल है, और हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे का जो कारवा होगा बहुत ताकतवर कारवा होगा। कमोबेश यहाँ पर जो है 4 ब्लॉक के लोग हैं और बहुत ही मखसूस लोग हैं। हम लोग उस तरह के मीटिंग अभी नहीं किए हैं जिस तरह अभी हमारे एडवोकेट नौरोज सर जो कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं कि अभी अगर बुलाया जाए, एमआईएम के चाहने वाले बहुत हैं। आज के पीरियड में जो आदमी जुबो शक्ति का पोस्टेड है वो लोग मुझसे मुलाकात होती है, बोले शाहिद भाई जुबो शक्ति में जो काम करते हैं वो लोग बोलते हैं शाहिद भाई आप लोग काम कीजिए, हम लोग जुबो शक्ति में हैं क्योंकि हमको टॉर्चर किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, इसलिए हम लोग जो है झंडा टीएमसी का लेके घूमेंगे लेकिन काम जो है एमआईएम का करेंगे। जुबो शक्ति में काम करने वाले लोग कहते हैं। अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि हम लोगों को अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरेंगे इसलिए नहीं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो मगरबी बंगाल में जब आई थी तो सबसे पहले ममता बनर्जी इलाही बख्श हाई स्कूल पांजीपारा में आई थी। हाँ, तो उस वक्त जो है सिर्फ ममता बनर्जी के आमद पर 45 लोग जमा हुए थे। आने वाला वक्त का ये जो अभी प्रेजेंट सीएम है वो पहली मर्तबा जब पांजीपारा आई थी, किला गाड़ी थी तृणमूल कांग्रेस का, तो सिर्फ 45 लोग थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो 45 लोग से ज़ायद हैं। और अभी अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ग्वालपुर 1 में या इस्लामपुर सब डिवीज़न में कहीं पर भी आ जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर 45 लाख जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह उससे। तो आज हम लोग काम कर रहे हैं और सब जो है अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं और अपने आप को ये इजहार कर रहे हैं कि मैं एमआईएम की शहदाई हूँ, एमआईएम के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और एमआईएम जो है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, एमआईएम जो पार्टी है ना ये लुटेरों की पार्टी नहीं है। एमआईएम पार्टी जो अपने हक को जो है पहचानना जो जानता हो और अपने हक की लड़ाई करना जो जानता हो और हमारे हुकूक को जो दबाया जा रहा है उन हुकूक को लेने का एक जो है प्लेटफॉर्म है। और एमआईएम ही के आने से आज ममता बनर्जी सीएम है, आज हिली हुई है, उनकी जो ज़मीनें खिसकती हुई नज़र आ रही है। वजह क्या है कि एमआईएम हमारे हक की बात करते हैं, हमारे हुकूक की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों के हक की बात नहीं करते हैं बल्कि दबे कुचले पिछड़े लोगों की हुकूक की बात करते हैं। अगर हम लोग एमआईएम प्लेटफॉर्म में सबको इकट्ठा हो जाएं और काम करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं जिस तरह ममता बनर्जी जब स्टार्टिंग में आई थी उसको जगह नहीं मिल रही थी, उसको घसीटा जा रहा था, बाल पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। हाँ, इसी तरह हम लोगों के साथ कुछ परेशानियां हो सकती है। किसी को टॉर्चर किया जा सकता है, किसी पर केस दर्ज किया जा सकता है, किसी पर तरह तरह के इल्ज़ाम आयद किए जा सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए ममता बनर्जी खुद जो है आरएसएस के आदमी है।
आपको मालूम है कि वाम फ्रंट के दौर में सिर्फ मगरबी बंगाल में सिर्फ चार जो है आरएसएस के ऑफिस थे। कितने थे? 4। लेकिन इस 10 साल पीरियड में ममता बनर्जी ने अपने बलबूते में 342 आरएसएस के ऑफिस को खड़ी कर दी है अंदर अंदर। और आज जहाँ पर टीएमसी का झंडा लहराया जाता था, उस टीएमसी के झंडे को जो है, उस ऑफिस को जो है आरएसएस के ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और बीजेपी जो बढ़ती है, मगरबी बंगाल में जो बीजेपी बढ़ रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मगरबी बंगाल में जब बीजेपी कहीं पर इलेक्शन फाइट करती है, लड़ती है, तो वो लोग पार्टी को लेके नहीं, झंडे को लेके नहीं, बल्कि वो आरएसएस के टीम को तैयार करते हैं। वो पार्टी में रहेंगे, हुक्मरान पार्टी में रहेंगे। जैसा टीएमसी में बेशुमार लोग, वो घोंसला बनाया गया था, हाँ, वो लोग घोंसले में थे। आज कुछ सुबंध अधिकारी जाके इसमें बीजेपी मिल रहे हैं, तरह तरह के मतलब बेशुमार लोग जो है ना जाके बीजेपी में मिल रहे हैं। ये सब के सब जो है आरएसएस के लोग थे, और ममता बनर्जी के इशारे पर जो है ना वो लोग जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनके इशारे पर कि आप लोग अभी फिलहाल जाइए, और ये एक वक्त ऐसा आएगा कि हम भी चले जाएंगे। क्योंकि ममता बनर्जी जो दीदी है ना, ममता बनर्जी जो है वो असल में जो है आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है। 2005 से पहले अगर उनकी तारीख को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मतलब नरसिम्हा सरकार में भी रहे, जो बहुत ही बड़े कट्टरपंथी जो है आरएसएस के आदमी थे, कांग्रेस में थे। उन्हीं के पीरियड में, उन्हीं के दौर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2005 से पहले रेल मिनिस्टर भी रह चुकी है। और आज की बात मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल कबल दीदी और मोदी ने मिलकर जो आपके जो कलकत्ता है, कलकत्ता में जो मतलब कलकत्ता पोर्ट जो है, उसको जो है दीदी और मोदी दोनों मिलकर जो है उसको जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम कर दिया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस का बहुत बड़ा समर्थक था, फाउंडर, यूँ कहिए कि फाउंडर। भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर वही है। पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं था, बल्कि भारतीय जना पार्टी था, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी किया गया, उनका फाउंडर। और साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था वो। कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनके नाम को जो है, उनके नाम से जो है दीदी इत्तेफाक राय से जो है उस पोर्ट को कर दिया। और अक्सर ये देख लीजिएगा, अगर अभी भी अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। मुसलमानों, अब भी अगर हम लोग ना समझें और होश के नाखून ना लें तो आने वाला वक्त में प्रोफेसर सलीम चिश्ती जो अलीगढ़ और मानू के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि अगर आज भी मुसलमान होश में ना आए तो आने वाला वक्त में आरएसएस जिस तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, तो लिहाजा आने वाला वक्त में कोई भी मुसलमान का बच्चा अपने ईमान पर या मजहब इस्लाम पर कायम दायम नहीं रह सकता है, बल्कि वो लोग हिंदुज़म में या हिंदुओं के रस्म रिवाज, जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उनके रस्म रिवाज को अपना लेंगे। तो मेरे प्यारे सलामी भाइयों, आज जो हम लोग सियासी पावर हासिल करने के लिए हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के निगरानी में, उनके शामियाने के नीचे में काम करने के लिए तहरीक चलाए हैं, मूवमेंट चलाए हैं, इंशाअल्लाहुल अजीज़ ये काम हम सब मिलकर एक ऐसा इनकलाब बर्पा करेंगे। ख़ास तौर पर उत्तर दिनाजपुर वो ऐसा बदनसीब जो है ज़िला रहा है जो BRGD में आता है, यानी मगरबी पूरे हिंदुस्तान में 243 ऐसे ज़िला है, जिनमें से एक ऐसा ज़िला उत्तर दिनाजपुर है जो बहुत ही बैकवर्ड क्लास में आता है। जिस तरह होता है ना बैकवर्ड आदमी होता है, उसी तरह बैकवर्ड ज़िला है ये। इसका बहुत ज़्यादा फंड आता है, लेकिन उन फंड को यहाँ के नेता लोग जो है गलत यूज़ करता है।
हाँ माइनॉरिटी के नाम के, इसके नाम से, उसके नाम से उसको गलत यूज करके अपने जेब में रखता है, और यहाँ के लिए, यहाँ के तरक्की के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है। तो लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं तक अख्ताम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बातें तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। अब हमारे जो है एडवोकेट नौरोज़ रहबर साहब, जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। चलिए है क्या भाई? আমার তরফ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শাহিদ ভাই বলল কেআইএমআইএম এর পক্ষ থেকে আমরা যে আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি, শুধু কেআইএমআইএম এর কথাটা শুনে না, এই ব্যক্তিটা যে আছে ইনাকেই দেখে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদেরকে জানতে হবে এই ব্যক্তিটা কে, আর ওই ব্যক্তিটা কিসের জন্য লড়াই করে। এই ব্যক্তিটা যখন হকের কথা বলতে আসে না, তখন বলছে কি যে বিজেপির বিটিম, ওটা যাক। ওই সেদিনকে বলে দিয়েছে আমরা বিজেপির বিটিম না, এ টিম, অথচ যে আমরা সংবিধানকে মেনেই চলি। এখন আমাকে নিয়ে আসতে হবে পরিস্থিতিতে, যে আমাদের এরিয়ায় যে পরিস্থিতি, আমরা যে পিছনে পড়ে আছি, আমাদেরকে যেভাবে কাজ করতে হবে। আজও পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় আমরা বিগত 4-5 বছর ধরে মনে মনে এআইএম এর সমাধান কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু একটা কোনো খুঁটি পাইনি, যে খুঁটিটাকে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছি না। সেই খুঁটিটাকে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে, একটা নির্ধারিত ব্যক্তিকে তৈরি করতে হবে। কিভাবে তৈরি করতে হবে? আজকে সাপোজ ধরো আমরা একই ব্লকের, আজকে এটা আমরা একই ব্লকের, আমরা নওরে সাহেবকে সমর্থন করলাম পার্টির পক্ষ থেকে না, কিন্তু এটা আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে। ইনাকে থেকে সবাই একটা সংগঠন করলাম। এই সংগঠনটা যদি গল্পগড়ে হয়, ইসলামপুরে হয়, চোপড়ায় হয়, উত্তর দিনাজপুরে পুরো ডিস্ট্রিক্টে হয় জায়গায়, তারপর আমরা যদি একত্রিত হয়ে থাকি, আর উপর থেকে যদি কোনো একটা নেতাকে আমরা নিমন্ত্রণ করতে পারি, সে যদি আসে, আর সবার স্পিচ শোনার পর, অভিজ্ঞতা দেখার পর, সে কিন্তু ব্যারিস্টার, তার অভিজ্ঞতা কিন্তু অনেক বেশি। এটা শোনার পর যে যাকে দায়িত্ব দিবে, যদি একটা মূর্খ লোককে দায়িত্ব দেয়, আমাদেরকে মাথা পেতেই মেনে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের নীতি। আর এই মেনে নেওয়ার পর তাহলে ওর ছত্রছায়া হিসাবে সে তাকে দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল, ওর ছত্রছায়া হিসাবে আমাদেরকে কাজ করতে হবে, এটা কাজ করতে হবে। আর এখন আমাদের কি হয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলায় পুরো গ্রুপ চালু হয়ে গেছে। ও বলছে এটা করবো না, ও বলছে আমি নেতা। এখন তো উপস্থিত যে হয়েছি নেতায়, তো নেতা কিন্তু আমরা সবাই, আর কর্মীও সবাই, ভোটারও সবাই, কেননা আমাদের কোনো খুঁটি নাই। এখন খুঁটিটাকে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। আমরা চোপড়া ব্লক থেকে এসেছি, আমরা চোপড়া ব্লকেই বিগত রবিবারে একটা মিটিং রেখেছি, সামনে রবিবারে একটা মিটিং রেখেছি। ইনশাল্লাহ আপনারা সবাই আসবেন, এটা আমাদের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ রইল, আপনারা ওখানে যাবেন। বাকি জেলাগুলো থেকে বাকি বিধানসভাগুলো থেকে আমাদের চোপড়া বিধানসভা কিন্তু অলরেডি আগে আছে। আমি কালকের কথা বলছি, কালকে আমি কালীগঞ্জ ব্যাংক থেকে যাচ্ছিলাম, আমাকে কি বলছে যে আসার পথে অনেক মনে করে যে টিএমসি নেতাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি ওই জায়গায় বলেছি যে হ্যাঁ আমি মিম করি, এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। তুমি শক্তি প্রয়োগ করো না, নীতি প্রয়োগ করো। তোমার কাজকর্ম যদি ভালো, তাহলে অবশ্যই তুমি কি বলছে সাকসেস হবে। আর যদি আমাদের নীতি ভালো থাকে, নেচার ভালো থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই সাকসেস হবো। তো আমাদের আগে কি বীজটাকে লাগাতে হবে, আর বীজটা লাগালে গেলে চাষ করতে হবে, চাষ করতে হাল চাষ করতে হবে। আমরা এটাকে তৈরি করি, আর এটাকে তৈরি করে আমরা সবাই এগিয়ে নিয়ে যাই। তো এটা আমার রিকোয়েস্ট, প্রতিটা ব্লকে মজবুত করো, ব্লক স্তরে একটা করে নিজের প্রতিনিধি, নিজের দায়িত্ব হিসেবে, পার্টির দায়িত্ব না, নিজের যে একটা তোমরা প্রতিনিধি তৈরি করবে, সেটা তৈরি করো, যে আমি ইনার প্রতিনিধিতে কাজ করব। যখন ওনাকে একটা কথা, এখানে কিন্তু আমাদের মুসলমানদের মধ্যে আছে বিক্রি হওয়ার 100% চান্স আছে। আমাদের লোভ বেশি, কেননা মির্জাফরকে বলেছিল তোমাকে নবাব বানাবো, তুমি ইংরেজের সাথ দাও, তাকে কি কাঠপুতলি বানালো। কিন্তু কাঠপুতলি বানানোর চেষ্টা কখনো করো না। শুধু ইতিহাসটা পড়ে দেখো, কার ইতিহাস? আল্লামা ফজলে হক খায়রাবাদের আমি কালকে পড়েছিলাম। তাকে যে কালাপানির সাজা দিয়েছিল, জেলার সে তার সঙ্গে মিশেছিল, যে তুমি শুধু বলো আমি লন্ডনে গিয়ে তোমার কি বলছে নির্দোষী খালাস করে দেবো। বলছে মেরে को भीख नहीं चाहिए, अल्लाह का मंजूर है, मेरे रसूल का मंजूर है कि मुझे यही रहना है, अगर मरूंगा तो यही मरूंगा, अगर ये जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा उस दिन रिया हो जाऊंगा। তো কথা হচ্ছে এটা, যদি নীতিটা ঠিক করো, একজন আরেকজনের উপর বিশ্বাস করো, তাকে নেতা বানাও, তাকে পরিচালনা করো। সে যদি একটু অ্যাভয়েড হয়ে যায়, তাকে ছেড়ে দাও। তোমার নিয়ত যদি ঠিক থাকে, তোমরা অবশ্যই সাকসেস হবে। কিন্তু নিয়তের উপর আল আমালু বিন নিয়ত, নিয়তের উপর বরকত। যদি এইভাবে কাজ করো, তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সাকসেস হয়ে যাব। বামফ্রন্ট কংগ্রেস 27 বছর করলো পশ্চিমবাংলায়, বামফ্রন্ট 34 বছর করলো, টিএমসি 10 বছরের রানিং, এখনো বলছে আমি থাকবো। একে একে ভাঙন চলে যাচ্ছে, তবু থাকবো। ঠিক আছে,
ভাই রানিং দল বলবে কখনো হারবো না। আমরা একটা কি বল জনপ্রতিনিধি তৈরি করে দাঁড় করে দিলে আমরাও বলবো যে আমরা হারবো না, আমরাও জিতবো ইনশাল্লাহ। একটা মানুষের উম্মিদ থাকে, এই উম্মিদটাকে তৈরি করতে হবে। তাহলে কিভাবে তৈরি করব? নিজেকে আগে তৈরি করো, নিজের ভয়টাকে দূর করো। বিজেপি আসবে, ও আসবে, আর এসে তো গেছে ভাই, বাকি কোথায় আছে? এমপিতে এআইএমএম করছি, ওখানে বিজেপি নাই। ইউপিতে এআইএমএম, ওখানে বিজেপি নাই। গুজরাটে যেই জায়গায় আমি যেখানে ছিলাম ভরুচে, সেদিনকে ইমতিয়াজ জলিল ওয়ারিস পাঠান মিটিং করে আসলো, সেখানে বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স। শুধু বলছে পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের ভয়, ওখানে পার্সেন্টেজ কম আছে। আমরা এখানে শুধু কি মমতা ব্যানার্জি আমাকে বাঁচাবে? নিজের বাঁচনটা, নিজের অধিকারটা নিজেকে লড়াই করতে হবে। নিজের যে একটা স্বাধীনতা সেটা নিজেকে তৈরি করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা আছে, আমাদের গণতান্ত্রিক রাইট আছে, আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে, তো আমরা নিজেকেই তৈরি করব না? যদি নিজেকে তৈরি না করি, না এ বাঁচিয়ে নিবে, কেউ কাউকে বাঁচাবে না। একদিন হিসাব হবে। যদি এখানেই বাঁচাতে পারতো তাহলে একটা প্রতিনিধি হলো, রোজ হাসরের মাঠে যেটা হিসাব হবে না, ভাই তুইও বাঁচাস আমাকে, এটা না। নিজে বাঁচানোর ক্ষমতাটা নিজেকে তৈরি করতে হবে। আর নিজের মধ্যে কনফিডেন্স তৈরি করো। আমি বুক ফুটে বলি, চোপড়ার বুকে বলি, আমি এআইএমএম করি, আমি পোস্ট করি, আমার সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়াতে যুক্তি হয়। যখন আমি তথ্য দিয়ে ওদের কাছে বলি, তখন কিছু কমেন্ট আসে না। তথ্য দিয়ে বলো, ইতিহাস পড়ো। আমাদের কি মুসলমানদের, শুধু শুধু মুসলমানদের পার্টি না, খ্রিস্টানদের 2% আছে, ও পার্টি তৈরি করতে পারবে। মণিপুরে ওদের পার্টি তৈরি করতে পারবে, নাগাল্যান্ডে তৈরি করতে পারবে, সিকিমে তৈরি করতে পারবে। আর ইত্তেহাদুল মুসলিমিন 1926 সালের ব্রিটিশ শাসনের পার্টি, যেটা ইত্তেহাদ করেছিল, আস্তে আস্তে পার্টিতেই পরিণত করে দিল। যখন আসাদুদ্দিন ওবিসি সাহেবের বাবা ছিল, মারাঠার ওখানে যে একটা সিট দিয়েছিল, 26টা এআইএমএম এর এমএলএ জিতেছিল। তার সঙ্গে কংগ্রেসের একটা চুক্তি হয়েছিল যে তোমাকে আমি এটা ডেভেলপ করে দিব, দেয়নি। মনমোহন সিংয়ের আমলেও কংগ্রেসকে সমর্থন করলো, তবুও দেয়নি। কিন্তু বিহারে ভোট হলো, তেজস্বী যাদবের সঙ্গে জোট করতে চাইলো, কংগ্রেস দেয়নি। তাহলে ওটার জন্য দায়ী কে? কংগ্রেস। মুসলমানকে এত নিচে রেখেছে না, আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না। প্রপার্টির দিকে না, শুধু নিজের হকটাকে তুলো, নিজের হকটাকে এগিয়ে নিয়ে যাও। আমরা অবশ্যই হক কথা বলো। ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা দরকার থেকে মরাটাই ভালো। ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকার দরকার থেকে বিলকুল মরাটাই ভালো। তাহলে আমরা নিজের অধিকারটা নিজেই নিব, নিজের অধিকারটাকে নিজেকেই নিতে হবে। কেউ আমাকে অধিকার দিবে না। আমরা যদি নিজের কনফিডেন্সটা নিজেই তৈরি করতে পারি, তাহলে আমরা অবশ্যই। সেন্ট্রালে বিজেপি 303টা এসেছে, বাকি স্টেটে বিজেপি, সব জায়গায় তো বিজেপি, এখানেও তো বিজেপি আছে, আমাদের দাসপাড়াও বিজেপি আছে। সে মিটিং করতে পারবে, বাকি আরেকজন মিটিং করতে পারবে, আমরা মিটিং করতে পারবো না কেন? আমাদের কি গণতান্ত্রিক না? ওরা বলছে ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক সেকুলারিজম দেশ, অথচ আমাদের গণতান্ত্রিকটাকে হনন করছে। ভাই গণতান্ত্রিক হিসাবে লড়ো না, আমরা তো চাই গণতান্ত্রিক হিসাবে লড়ো, নীতিগত হিসাবে লড়ো, যেটা নীতি সেটা লড়ো। তাহলে আমরা যদি এখানে সংগঠনটা মজবুত করতে পারি, আমি হায়দ্রাবাদেও ঘুরেছি, হায়দ্রাবাদেও দেখেছি, আমি গেছিলাম। আসাদুদ্দিন ওবিসি সাহেবের বাড়িটার চারপাশেও ঘুরে এসেছি, আমি এটাও দেখেছি, ওখান থেকেও ঘুরে এসেছি। আমি আজ থেকে না 2009 থেকে কানেক্টে আছি, 2009। কিন্তু একটা যে লোকটাকে তৈরি করতে হবে না, এই লোকটাকে তৈরি করো, এগিয়ে আসো। নিজে সবাই এই জিতে যাবে, ওই জিতে যাবে, ভাই জিতা তো আছেই। নিজের সংগঠনটাকে মজবুত করতে হবে। জিতক ভাই, সবার যে প্রার্থী দাঁড় করবে জিতারের জন্য দাঁড়ায়। আমরাও একটা সাংগঠনিক তৈরি করি, দলিত, আদিবাসী, মুসলিম, ওবিসি, এসটি, এসসি, আগলা পিছড়া সবাই এগিয়ে আসুন। আমরা সবাই মিলে নিজের হকের কথা বলি। হক কথা কেউ বলবে না, শুধু লালচ। আর আমাদের মধ্যে কি লালচটা কি? শুধু পেটটা, নিজের প্রপার্টি দেখে। নেতার ছেলেকে নেতা বানাতে চাই, মন্ত্রীর ছেলেকে মন্ত্রী বানাতে চাই, মাস্টারের ছেলেকে মাস্টার বানাতে চাই। আল্লাহ যেটা চাইবে সেটাই হবে। তো নিজের ইতিহাসটা, নিজের ইউনিটি, নিজের যে একটা ইউনিটি আছে সেটাকে তৈরি করো, ইনশাল্লাহ অবশ্যই সাকসেস হবো। আর আমাদের চোপড়া ব্লকে কি বলছে যে মিটিং হয়ে যাবে, ইনশাল্লাহ আমরাও যাব ওখানে পারমিশন নিতে। দেখ পারমিশন, সেটা যদি পারমিশন, আমার তো গণতান্ত্রিক অধিকার, পারমিশন চাইবো আমরা যে আমাদেরকে পারমিশন দেন। সে যদি না দেয় তাহলে সেখানে লিখিত আকারে আমরা পেশ করব। হ্যাঁ, টর্চারিং কিন্তু হবে, এটা বলে দিলাম, টর্চারিং কিন্তু হবে, মারবে কিন্তু। যদি মার খেতে পারো তাহলে অবশ্যই সাকসেস হবে। মার কিন্তু দিবি ভাই, শাসক দল যে আছে মার দিবি। বিজেপি এসে গেছে অলরেডি। বিজেপি আমাদের 1 নাম্বার দুশ্মন, এটা মনে করবেন না। এখানে কি আবার কি শিবসেনা ক্যান্ডিডেট দিবে? সে দিতে পারবে, আমরা দিতে পারবো না। শিবসেনা কি? যেই শিবসেনা রাজ ঠাকরে, বাল ঠাকরে বলেছিল আমরা মুসলমানকে উচ্ছেদ করে দিব, আজকে তার সঙ্গে কংগ্রেসের অ্যালায়েন্স। মানে কি? তার সঙ্গে কংগ্রেসের, ঠিক আছে, সরকারটাকে একনায়কতন্ত্র না বানিয়ে কি বলছে যে চতুর্মুখী বানাও, তাহলে কাজ সহজে। যদি চতুর্মুখী না বানাও তাহলে হবে না। একাই যদি বলে কে সমর্থন টানবে?
আর যদি একটু এদিক ওদিক করে ভাই ঠিক আছে আমি তোকে সমর্থন নাই। বিহারের সরকার টলমল হতে চলেছে কতদিন, একনায়কতন্ত্র কখনোই না। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যদি বলে সংবিধানে একটা কথা বলে, যে সম্বিত পাত্র ডিবেটে আছে, সম্বিত পাত্র বলে যে সংবিধানে প্রথম পাতায় কি আছে, যে কি বলছে রামের মূর্তিটা আছে। এই ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওবেসি সাহেব বলেছিল দ্বিতীয় পাতারা, তুমি দ্বিতীয় পাতাটাকে ই করো, তারপরে দেখবে টিপু সুলতানেরও ফটো পাবা। ওই কথাটা বলবে না ওরা, আমাদেরকে বলতে হবে, ওই কথাটা আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে। ইংরেজকে ভাগানোর, যে ইংরেজকে ভাগিয়েছিল এই মুসলমান ভাগিয়েছিল, হিন্দু ভাগায়নি। কিন্তু সাবরকর 10 বার মাফি মাঙ্গেছিল, যে সাবরকরকে যারা মানে 10 বার। কিন্তু আল্লামা ফজলে খায়রাবাদীকে বলেছিল তুমি শুধু মাফি মাঙ্গো, তোমাকে ছেড়ে দেবো। বলছে না। তো মুসলমান কখনো মাথা নত করেনি, তো মাথা নত করবেও নাকি? এখন মাথা নত আমরা করি। নিজের অধিকারটা নিজেকে ছিনিয়ে নাও, নিজের হক কথা বলো। দেখো হক কথা বলবা, পেরেশানি আসবে। হক কথা বলেই কমিউনিটি বানাও, ইউনিটি বানাও, একতা বানাও, ইত্তিহাদ বানাও। নিজের গ্রাম পঞ্চায়েতে, নিজের বুথে, নিজের ব্লকে ইউনিটিটা মজবুত করো, তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ এরকম পিরিয়ড অবশ্যই সাকসেস হব। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আসাদুদ্দিন ওবেসি জিন্দাবাদ, এআইএম জিন্দাবাদ, জয় ভীম, জয় ভীম। बहुत ही खूबसूरती के साथ माशाल्लाह मोहम्मद रजा साहब जो है, जो बातें कीमती बातें किए वो, और बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत हिम्मत और तक़वियत वाली बातें उन्होंने की। इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे आपके जॉब से दूर रखने के लिए। आपको 5,000 रुपए की साड़ी खरीद के दे रहा है, नो डोनेशन नो प्रॉब्लम, दिए दे वो, लेकिन वो 2,000 की एक जॉब दे देता है छोटे से बच्चे को, या एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार है बेचारा, लेकिन वो मजदूरी करके खा रहा है। अगर 2,000 रुपए की भी अगर उसको जॉब दे दिया होता तो वो अपने लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए वो राशन मरते दम तक खरीद सकता था। वो जब तक वो रहता तब तक के लिए इंतजाम करने वाला बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक चाल चली गई है, एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश। इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। किसी को जॉब नहीं दी जा रही है, उनको खाना दिया जा रहा है, उनके पर नोचे जा रहे हैं, उनको उनका भगवान बनाया जा रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं? किसी भी पार्टी के बड़े चोर और दलाल लीडर्स, जिसको हम और आप पहचान चुके हैं। इससे लड़ने के लिए कौन है वो जो लड़ सके? अब हमें ढूंढना पड़ेगा वो कौन है जो लड़ सके। तो इन चीजों से लड़ने के लिए वाहिद एक शख्स वो हो सकता है, वही शख्स जो लोगों की भलाई के लिए, कमजोर लोगों की भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। सत्ता के लिए नहीं, नाम अपनी नामोरी के लिए नहीं। ऐसे इंसान की तलाश कीजिए। आप तलाश करके जिस इंसान का नाम यहाँ ला कर देंगे, मैं तो कहूँगा कि अपने सारे दोस्तों को लेकर मैं उनके पीछे चलूंगा। तो मैंने जब ढूंढा तो मैंने ये देखा कि कोई शख्स है जिनके पास अरबों खरबों की दौलत है, उनको पॉलिटिक्स से, उनको सियासत से किसी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लुटाया जा रहा है, फिर भी लोगों में लुटाया जा रहा है। इसका मतलब वो पॉलिटिक्स में हो या ना हो, लोगों की खैर खाई। अब वो ये लोग कौन है? वो लोग कोई मुस्लिम या कोई हिंदू, यानी किसी जाति से मुतालिक नहीं। वो इंसान कमजोर है और वो जरूरतमंद है, उनकी जात नहीं देखी जा रही है और उनका हेल्प किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? तो उस इंसान की तलाश कीजिए और हमें चाहिए कि उस इंसान को अपना लीडर बनाएं। उस इंसान का लीडर बनाएंगे तो हम किसी की हेल्प कर सकें या ना कर सकें, वो इंसान अगर कर रहा है तो उसमें नाम हमारा भी आ जाएगा। दोस्तों, इस पॉइंट के लिए हम सियासत में आएंगे और इस वक्त ज़रूरत है ऐसे एक लीडर की। तो हम और आप ढूंढें कि वो कौन है, और आप सब अपने नाम को लीजिए कि वो कौन है। जो भी हैं, मैं बार बार कहूँगा, जो इंसान भी ऐसा करे हमें उनके पीछे चलना चाहिए। तो ये चिड़ियों का पर नोच लेना और फिर उनको जॉब न दे करके उनका भगवान बन जाना, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए जिस इंसान की भी ज़रूरत है, हमें उनके साथ रहना पड़ेगा और ऐसे इंसान की तलाश बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, बहुत पॉइंटेड बात है जो आप सबको भी मालूम है, लेकिन मैं जहन नशी कराना चाहता हूँ। यहाँ जब मैंने रिसर्च, मैं चूँकि रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ, तो मैं अक्सर, मेरी आदत है रिसर्च करने की। जब अपने इलाके को रिसर्च किया मैंने, आज 2 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ लीडर ही हूँ। तो बहरहाल वो बताना मेरा मकसद नहीं है। तो यहाँ जब रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि लोगों को, अवाम को ये कह करके हर इंसान को कहा जा रहा है, अगर मौलाना शाहिद साहब खड़े हो जाते हैं तो अरे ये तो वोट कटुआ है, ये वोट को ले लेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं एक सवाल करता हूँ हर उस इंसान से, पूरी इंडिया के, नॉट ओनली बंगाल, मैं बंगाल के लोगों से सिर्फ नहीं, मैं हर इंसान से एक सवाल करता हूँ कि अगर मौलाना शाहिद साहब की वजह से बीजेपी जीत जा रही है, अगर मौलाना शाहिद साहब की वजह से बीजेपी जीत जा रही है, तो इससे पहले जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है जो पार्टी किसी कमजोर लोगों का खैर खा है? कौन सी पार्टी? एक पार्टी का नाम गिनाइए। आप कांग्रेस का नाम गिनाएंगे तो 1949 को देख लीजिए, देखिए 1992 को देख लीजिए, देखिए वो खैर खा है। देखें आप, आगे चलते हैं। बोर्ड में
12 टीचरों का सिलेक्शन किया है मदरसा बोर्ड में। उनमें आप देख लें, मदरसा बोर्ड में सिलेक्शन किया, उसमें भेदभाव क्या किया गया है, आप लोग खुद उस न्यूज़ को देखें। आगे चलें, 8 सितंबर को उसके बाद मैंने बयान दिया 19 नवंबर को, जब पार्टी में पहले कबड्डी खेलते थे हम लोग बच्चे हैं ना, हम लोग कबड्डी खेलते हैं अक्सर। कबड्डी खेलते हैं ना, तो पहले किसी को पकड़ने के लिए एक को भेजा जाता है, हम खड़े होकर यहाँ देख रहे हैं, देखो उनका रिएक्शन क्या है। अब किसको भेजना चाहिए? बिल्कुल वो आपके ग्वालपोखर में इस टाइम चल रहा है। जनाब मिस्टर रब्बानी साहब ने पहले किसी को भेजा, जाओ रे बुढ़िया को मारा देकर के आओ, देखते हैं क्या होता है उसका रिएक्शन देखने के बाद फिर हम अपना देखेंगे। मिस्टर कन्हैयालाल अग्रवाल का देख लीजिए, उन्होंने पहले, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मुस्लिम के खिलाफ है, नहीं, वो आरएसएस की टीम में है और हर उस कमज़ोर इंसान को वो कमज़ोर बना देना चाहता है। और आप रिसर्च करें तो पता चलेगा जितने कमज़ोर लोग थे वो और कमज़ोर होते चले गए, और जो अमीर लोग थे, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, और वो उन अमीरों में वो लोग जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो अपनी रोटियां सेकते हैं, दूसरों को अपने अंडर में लाकर वो और अमीर होते चले गए। आप देखें, रिसर्च करें, वो और अमीर होते चले गए, और अमीर होते चले गए, और जो कमज़ोर थे वो और कमज़ोर होते चले गए, और कमज़ोर होते चले गए। इतने कमज़ोर हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि उनके बच्चे आज पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ तक नहीं पा रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त किस चीज़ की है? जॉब। सबसे पहली चीज़ ज़रिया माश होना चाहिए, तभी आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ तालीम। आपके अंदर तालीम नहीं है तो आपको अंदर आपके पर नोच लिए जाएंगे और आपको दाना दिया जाएगा, और ये है हमें दाना दे रहा है। तो हकीकत को पहचानना। एमआईएम की पार्टी मीटिंग हो रही है, चलिए चलते हैं। ये होता है ईमानदार की पार्टी, आप जानते हैं सब चीज़। तो यही चीज़ मैं अपनी बातों को, गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्यों करना चाहते हैं? एक बात मेरे ख्याल से हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि हम ये पार्टी इस वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि हमें टीएमसी से लड़ना है। हम ये पार्टी बिल्कुल इस वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि हमें बीजेपी से लड़ना है। हमें तो ये पार्टी इस वजह से करनी है कि हमारे जो ज़रूरतमंद भाई है, चाहे वो हमारे संख्यालघु भाई हो, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे वो हमारे इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज भाई हो, जो भी हो वो पिछड़े हैं, हम उनका हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें लगा कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हम उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए। अब ये प्लेटफॉर्म जो हम लोग ज्वाइन किए, तो चूँकि हम लोग हर दिन देखते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब किस तरह से बिला खौफ एक अल्लाह पर भरोसा करते हुए किस तरह, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई भी मजलिस हो, कहीं भी हो वो बिला खौफ अपनी बातों को बिला झिझक शेर की तरह रखते हैं। और हमें जो है सदर के तौर पर एक ऐसी ही शख्सियत की क़यादत चाहिए जो हमें, जिसकी क़यादत में हम भी अपनी बातों को रख सकें बिला खौफ। इशूज़ हमारे समाज में, हमारे ब्लॉक में, हमारे भाइयों में हज़ारों इशूज़ हैं। आप अगर आज़ादी की बात करें तो 1947 में आज़ादी के बाद मुसलमानों का जो पार्टिसिपेशन था संख्यालघु का 19% था सरकारी नौकरी में। 1977 में वो घट के 9% में आ गया, 2011 में वो 1.8% आ गया, और अब क्या है वो हालात देख रहे हैं आप, 1.86 है अभी। तो सवाल है, हमारी आबादी तकरीबन पूरे मगरबी बंगाल में 30% है, तो हमें 30% शेयर होना चाहिए हर जगह। हम डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है हमारा, उस राइट के हिसाब से कोर्ट है, कोर्ट के जरिया डिपुटेशन हो या फिर वो रिप्रेजेंटेशन हो, इन चीज़ों का हम सहारा ले करके जो आइन हमें जिस बात की इजाज़त देती है उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो पिछड़े भाई हैं उन लोगों को उनका हक मिले। हम न तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे, न इलीगल बात करेंगे, हमें उस रास्ते में जाना ही नहीं है। हम लोगों का जीता जागता मिसाल हमारे सदर साहब हैं। अभी मगरबी बंगाल में जो है हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर मीटिंग हो रहा है, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे बर्दवान हो, चाहे आपका और कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो। जमीरुल हसन साहब के लीडरशिप में आप देखेंगे आए दिन सोशल मीडिया में आ रहा है, आपका नेशनल मीडिया में भी आ रहा है कि जमीरुल हसन साहब बिला खौफ हर जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ मीटिंग करने का रीज़न हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने आप को नेता डिक्लेयर करें या हम आपको नेता माने। वो तो लीडरशिप तय करेगी कि कौन मेरा नेता होगा, जिसको भी फाइनल करेगा वो मेरा नेता है। अगर हम में से किसी को ये शौक है या किसी के दिल में ये बात है कि हम डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हैं
तो वो आए, वो आके खड़ा हो, हम उनको ज्वाइन करने को तैयार हैं। हमें कोई ये नहीं है। तो मेरे भाई, ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले लोगों से जोड़ना होगा। एक बार हम लोग कहीं भी खड़े हो जाइए, एक चीज आप देखिएगा, लोग टूट पड़ेंगे, लोगों को संभाल नहीं पाएंगे आप। वैकेंसी हर जगह है। एक बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एक ऐसा हथियार दिया है उस वक्त की हुकूमत ने कि उससे हम हर चीज़ों को खदेड़ सकते हैं। तो घर में बैठे किसी पार्टी को गाली देना, घर में बैठे किसी नेता को गाली देना, मैं कहूँगा ये कायरता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये समझ है कि फलाना जगह गलत हो रहा है, तो आप प्रोटेस्ट कीजिए। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप आरटीआई एप्लीकेशन तो दे सकते हैं, उससे आपको किसने रोका है? अथॉरिटी रिसीव नहीं कर रहा, बाई पोस्ट भेजिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का एप्लीकेशन। वो आपको 30 डेज में रिप्लाई नहीं दे रहा, आप उसको अपील कीजिए, इसके लिए किसने रोका है आपको? सेकेंड अपील कीजिए, किसने रोका है? उसमें भी अगर आपको जवाब ना है, आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटाइए, आर्टिकल 226 में किसने रोका है आपको? लेकिन हम अगर चौक चौराहे में बैठ करके किसी को गाली देंगे, गलौज देंगे, तो फिर हम में और लोगों में क्या फर्क रह गया? हमें तो बताना है कि अगर हम अच्छे हैं तो कैसे अच्छे हैं। हमको अपने आदत से, अपने एतवार से, अपने बातचीत से, अपने चाल चलन से, हर चीज से साबित करना है कि हम अच्छे हैं, हमारी पार्टी अच्छी है। जिस तरह से हमारे शेर जो है, शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन अवैसी साहब अच्छे हैं, वैसे हमको भी अच्छा होने की जरूरत है। हमारे जो बंगाल की लीडरशिप है, अभी असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी साहब से बात करके गए हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब 1 हफ्ते का टाइम लिए हैं और कुछ बातें मीडिया के जरिए जो हम लोगों को सुनने में आ रही है कि अब्बास सिद्दीकी साहब शायद अपनी पार्टी फॉर्म करेंगे और हम लोग के साथ अलायंस करेंगे। तो अगर वो अलायंस करते हैं अब्बास सिद्दीकी साहब हमारी पार्टी से, तो वेलकम। नहीं करते हैं तो भी वेलकम। हमें तो अपने सदर की बात माननी है। जमीरुल हसन साहब अभी हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, हमसे हुक्म किए थे कि आप जो है देखिए इस तरह का। 7 तारीख को मीटिंग फाइनल हुआ था, किसी वजह से अवैसी साहब के बंगाल आने की वजह से उनका जो है बहुत सारा काम वगैरह बढ़ गया है, जिस वजह से वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने कहा कि आप जो है कर लीजिए। फिर 6 तारीख का डेट फाइनल हुआ, आज हम लोग एक जगह हैं। तो हम लोगों को लोगों को जोड़ना है। वो लोग जो पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं उन लोगों को जोड़ना है। हो सकता है हम लोग से सीनियर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग नहीं जानते उनको टच नहीं कर पाए, उन लोगों को जोड़ना है हम लोगों को। और चाहे रब्बानी साहब हो, चाहे कन्हैया अग्रवाल साहब हो, चाहे विक्टर साहब हो, भाई हम उन्हें क्यों बूढ़े कहें? अगर वो बूढ़े कर रहे हैं, यहाँ जैसे बात आई, तो भैया हमको भी हाथ पाँव दिए हैं अल्लाह ताला, हम भी तालीम याफ्ता है, हम कुछ और काम करें ना अच्छा करने के लिए। तो अच्छा करने के लिए हम लोगों को लगा कि मजलिस है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है मजलिस का हाथ थामे हैं और हक की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, दबे पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो राइट्स दिलाना है। और एक चीज़ आप देखेंगे कि अभी से नहीं, पिछले 20-30 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी फंड आता है। वो माइनॉरिटी फंड का मुसलमान का बस्ती में वो और माइनॉरिटी में दूसरे कास्ट आते हैं, उनका गांव में रोड बनेगा। वो माइनॉरिटी फंड बनने के लिए, वो रोड बनने के लिए आता है क्या? माइनॉरिटी को उससे खड़ा कीजिए ना, दुकान दीजिए और कुछ कीजिए। लेकिन हम इसी में खुश हैं तो लोग ऐसे ही वो कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब तक बच्चे रोते नहीं है उसको दूध नहीं पिलाया जाता है। तो अब हम लोगों में जो ये बेदारी आई है, इंशाअल्लाह हम जो है मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इस बेदारी को और भाइयों को भी बेदार करना है, जो शहदाई हैं उनको भी लाना है, जोड़ना है हर एक दूसरे को। यही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। वो टॉप करना कुछ इंटरनल बातें ये ভালো কাজ করব আর যে মেসেজ উপর থেকে থাকবে সেই মেসেজটা দেবো। এই সংকল্প নিয়ে, এই চেষ্টা নিয়ে যে আমরা যার রাইট ভায়োলেট হয় তার রাইটকে রেস্টোর করার জন্য, তার জন্য লিগালি লড়াই করার জন্য আমরা সব সময় দাঁড়াবো। সে সংকল্পটা নিয়ে আমাদেরকে আগাতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই করব। আর এই নামগুলো যে নেওয়া হলো, ভাই রং ইমপ্রেশন কেউ নিজের মাথায় নেবেন না যে আমি কাউকে কিছু করে দেবো। আমি নিজে কিচ্ছু নাই, আমি জাস্ট একটা ছোট ভলেন্টিয়ার, একটা ছোটোখাটো ওয়ার্কার যে চেষ্টা করছি যে একটা লোককে মেসেজ দিয়ে আমার সংগঠনটাকে তৈরি করার জন্য। এই নামগুলো চান্স পাই কেউ বলেছে আমাকে, ওখানে দেবো যে এরকম ছেলে আছে, আর যদি ভালো ছেলে হয়, আমার থেকে ভালো ছেলে হয়, আমি নিজের নাম কেটে ওর নাম দেবো। ওরকম আপনারাও ভাবুন যে আপনি যদি আজকে আপনার নাম দিয়েছেন, আপনার চোখে যদি পড়ে না আমার থেকে ভালো উনি আছে, ওনার নামটা দিয়ে হবে। অনেস্টি নিয়ে যদি আমরা কাজ করি ভাই, তো ইনশাআল্লাহ আগাবো, না হলে মার খাবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।